नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे, वो कंपनी एग्रो केमिकल से डील करती दिखती है और कंपनी का नाम है मध्य भारत। नाम बड़ा यूनिक लगा, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। इसके यदि कंपनी की देखा जाए तो ये कहता है कि एनएफएल जो है कंपनी है, वो इसके ही अंदर आती है और कहती है अनाउंसमेंट द मार्केटिंग जो कि एग्रीमेंट्स हुआ है बिटवीन द एनएफएल के साथ हुआ था मार्केटिंग एग्रीमेंट को लेकर के। ओट्सवाल ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इस कंपनी का इनिशियल लिस्टेड कंपनी रही मार्केट की रेस में। जो रेस पकड़ती दिखी, इसको कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक नियर अबाउट। वो ऐसे ही स्टॉक की श्रेणी में दर्ज करती दिखी है, जबकि हायर से लोअर के लिए बहुत कम का आंकड़ा दर्ज करती है। हमने कंपैरिजन पर्पस के लिए भी काफ़ी सारे इनके पेयर से कंपेयर करेंगे, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल पे हो। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी कंपनी को लेकर के। और यदि हमारी लर्निंग में आपको कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स मिलते हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करें। और ये कहता है कि मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड की अब समरी डेटा की देखा जाए, जहाँ पे मार्केट और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक देखते हैं, तो बिजनेस मॉडल में जैसे पता चलता है कि एग्रो प्रोडक्ट से डील करने वाली कंपनियां हैं। कहती है जो कंपनी उस ग्रुप से बिलोंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर एंड द केमिकल प्रोडक्ट में डील करती है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक से देखेंगे इस स्टॉक की पी, तो अभी ऑफर वेटेज की श्रेणी में दर्ज करती है। बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे प्राइस को तो करीब 663% की मूवमेंट क्रिएट कर चुका है। इंटरेस्टिंग वैल्यू भी 200 के आसपास है, जबकि हायर से हायर की बात किया जाए तो 300 तक गया था, लोअर साइड में 200 के आसपास है। फिलहाल ये नियर अबाउट द उसी के आसपास में गुजरती हुई दिख रही है। जबकि अर्निंग पर शेयर कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 5 रुपये से ज़्यादा का अर्निंग करता है और 8 करोड़ 76 लाख के नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से मार्केट की कैप करीब 2400 करोड़। इस कंपनी की तरफ देखा जाए तो प्रमोटर का जो कंट्रोल है वो 24% से ज़्यादा का बात कहती है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा है तो 7% से लेकर के 12% दर्ज कर। यदि आप डेट टू इक्विटी के मामला को देखते हैं, और ये सब डेटा तब देखना जरूरी है जब कंपनी का दिसंबर का रिजल्ट इसमें अपडेटेड नहीं होगा। तो अदरवाइज यदि दिसंबर का रिजल्ट अपडेटेड होगा तो शायद ये डेटाबेस है वो बेकार बकवास की बातें हो जाती है। इसीलिए फिलहाल के लिए यदि देखा है तो डेट टू इक्विटी 0.61 और करंट रेशियो के नंबर भी दर्ज करते हैं। लगता है कि डॉटफुल था। हमने एक नंबर लिया जिसमें समझने की कोशिश किया जो ऑलमोस्ट कंपनी कितनी परसेंट की कमाई को सेव कर पाती है, तो देखा गया करीब 5% कमाई को कंपनी सेव कर पाती है अपने बिजनेस मॉडल। यहाँ पे फर्टिलाइजर और केमिकल्स प्रोडक्ट बेटे से डील करने वाली कंपनी मध्य भारत एग्रो फाइनेंस एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड की बात कर रहे हैं। इसको कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ कंपनी को भी लिया है, उसके लिए आपके सामने बताऊंगा। और वो ये कहता है मध्य भारत हो या फिर प्रदीप फॉस्फेरस हो, राष्ट्रीय केमिकल्स हों और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स हों या नेशनल फर्टिलाइजर हो, जिसका नियर अबाउट द स्टॉक प्राइस भी उसी की लमसम की बातें कहती है और मार्केट की रिएक्शन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ कंपनी के तो हम फंडामेंटल को भी आंकड़ा देखें। इसमें देखा गया कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक वो 2024 तक जो है वो अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, लेकिन 23 के कंपैरिजन जो है वो गिरावट दर्ज करती है, जिसमें वाई में करीब 16% से लेकर के नेट इनकम सोर्स में करीब 80% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर दिखती है। क्वार्टरली डेटाबेस जो है उसी के विपरीत की बातें कहती है। यहाँ पे जैसे हिसाब से ईयरली ग्रोथ था उसके विपरीत में दिसंबर तक का इसका रिजल्ट यहाँ पे अपडेटेड है। तो दिसंबर तक में वाई में 16% से लेकर के करीब 1200% तक की मूव क्रिएट की बात कहती है। और यहाँ पे हमने पहले कहा था कि रिजल्ट यदि आया होगा तो उसके लिहाज से इन कुछ बातों को काट देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब बातों से कोई कनेक्शन नहीं बनता। बट तभी ये डेटाबेस जो है 5% की नेट इनकम सोर्स वाली वो डेटाबेस कनेक्ट करती दिखती है। अब सवाल आता है कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में कंपनी के पास इंटरेस्ट का क्या पोर्शन रहा। तो यहाँ पे देखा गया
कंपनी के पास जो इंटरेस्ट की बर्डन है और अदर्स ऑफ इनकम है, वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पाता, जिसको एडजस्टेबल कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा-सा बर्डन क्रिएट करके दिख रही है। 14% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में। इसके मुताबिक देखा जाए, तो कंपनी जो टर्नओवर था वो लगातार अच्छी खासी ग्रो पे क्रिएट करती दिखी है और 14% के आसपास जो कि 100 बेसिस पॉइंट तक क्यूआरक्यू के मुताबिक उछाल क्रिएट किया। तो बाकी कुछ पीरियड से अच्छी खासी उछाल के साथ कारोबार करती दिख रही है। कुछ कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के पास जो सेल्स का डेटा था वो अपट्रेंड हो रही थी, लेकिन फिलहाल न्यूट्रल के आसपास। कंपाउंडेड प्रॉफिट अपट्रेंड थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार डिक्लाइनिंग था। स्टॉक प्राइस भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, जो कि इस डायरेक्शन की बातें करती है, जहाँ पे आकर कट करना। रिटर्न ऑन इक्विटी नियर अबाउट कहते हैं कि अच्छी खासी चल रही थी, सेम रिएक्शन से मार्केट ने डाउन ट्रेंड दर्ज कर दिया। ये कुछ पहलू ऐसा रहा कि जहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें, कंपाउंडेड सेल्स की बात करें, इसके लिहाज से जिस हिसाब से चार्ट ग्राफ क्रिएट करती है, उसी के लिहाज से स्टॉक प्राइस भी दर्ज करती दिख रही है। रिस्क फैक्टर की जानने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो भी उस बातों से कनेक्ट करता नहीं है। यदि आप इनकी पीयर्स से कंपेयर करते हैं, पीयर्स के लिहाज से जब हम बड़ी बड़ी कंपनी से कंपेयर करेंगे, चाहे फर्टिलाइजर चाहे वो कोरमंडल हो या जब चंबल फर्टिलाइजर हो या प्रदीप फॉस्फेरस जैसी कंपनी से, तो सभी कंपनियों की रफ्तार में देखा जाए, जो कंपनी में कुछ भी नहीं है, 2% की निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उसमें 1 रुपये की कमाई के पीछे 593 लोगों का भीड़ जमा रखा है। लेकिन जहाँ पे कमाई की करीब करीब 5% तक सेविंग कर पाती है, वहाँ पे अभी भी पूरे के पूरे मार्केट खाली है, पर कुछ कंपनियों से तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, कुछ कंपनियों का कंपैरिजन कम भीड़ का आंकड़ा दर्ज कर। ये कुछ फैक्ट था इसको लेकर के। इसके अलावा जब रिस्क फैक्टर को देखा है, तो जो सरकार की कंपनी जो सोचिए 1% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है और 1400% के रिस्क लेकर कंपनी काम काज करती है। लगता है सब कुछ फ्री में बांट रही है, ऐसी ही बातें शामिल करती है। यहाँ पे फिलहाल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी निवेशकों को लेकर के देखा है, तो करीब 10,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। एफआईडीआई की कोई बड़ी भूमिका इस कंपनी से नहीं है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि प्रमोटर के अलावा जो फॉस्फेट फर्स्ट केमिकल्स कंपनी है, इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग है। 25% की होल्डिंग में कुछ तो कंपनी का नाम ही जिक्र करता है। अब ये इनकी खुद की कंपनी है, किसी और का है, एक नाम भी शामिल करता है, क्या ये बड़ी निवेशक की लिस्ट में आती है या नहीं आती है। ऐसा देखने को तो नज़र नहीं आई जो बड़ी निवेशकों की लिस्ट में हो, लेकिन तब भी 10,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट है। 2400-2500 करोड़ की मार्केट कैप है। तो और कंपैरिजन टू द बाकी पार्ट से यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी खासी दर्ज करती है, रिस्क फैक्टर की बातें बिल्कुल नहीं करती है, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती दिखी है। जहाँ पिछले 5 सालों की चार्ट ग्राफ को देखा जाए, पिछले 6 महीने की चार्ट, पिछले 1 साल के चार्ट ग्राफ को देखा जाए, तो मार्केट में उड़ान के लिए तैयार होती देखिए, और मार्केट में जैसे ही मार्केट में नई उड़ान बढ़ी, मार्केट यहाँ से ट्रस्ट बिल्डअप कर जाती है। कहते हैं ना, जब एक प्राइस के आसपास जाती है तो ब्रेकआउट की सिचुएशन में निवेशकों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बुल हो जाता है। वही सिचुएशन यहाँ भी देखने को मिला। जबकि यदि कंपेयर यदि किया जाए पिछले 1 साल की ग्राफ को ही ओनली, पिछले 1 साल की ग्राफ में जो सबका ट्रेंडिंग था वो नियर अबाउट सभी का एक ही रेशियो में जा रही थी, लेकिन एक कंपनी जिसका नाम प्रदीप फॉस्फेरस था, उसमें करीब 60% तक की वृद्धि देखी गई। तो बाकी कंपनियां, चाहे वो मध्य भारत हो, चाहे वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर हो, चाहे वो नेशनल फर्टिलाइजर हो, बाकी कंपनियों में न्यूट्रल से लेकर के करीब करीब 27% तक की गिरावट दर्ज कर देखिए। ये इसका कुछ पहलू था, समझने की कोशिश किया, लेकिन अक्सर सवाल आती है कि सर इसका ना कोई किसी कंपनी को लेकर टारगेट क्या है, किसी कंपनी का टारगेट क्या है और बॉटम क्या। देखिए दोस्तों, हमेशा कोई ना कोई अपनी टारगेट अचीव कर रहा है। अपनी टारगेट क्या है वो अपने खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और जिस भी पोजीशन पे लिया है
उसके मुताबिक यदि आपको प्रॉफिट बनता हो, दिखता हो, तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और यदि लॉस ज़्यादा होती हो, उसके मुताबिक आपकी कैपेसिटीज़ ना हो, तो फिर एसएल के साथ अपनी कैपिटल को बचाना ही उचित होगा। और इसको लेकर के जो गोल्डन रूल कहता है वही हम अक्सर कहते हैं। और हमारी साइड से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात तो शामिल करती नहीं है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द जॉइनिंग दोस्तों।